क्लास 12 शारीरिक शिक्षा, खेल तथा पोषण की जो टॉपिक है आज खनिज लवण। खनिज लवण भी भोजन के आवश्यक तत्व हैं। खनिज लवण शरीर को स्वस्थ रखने, वृद्धि व विकास करने, दांतों के निर्माण में, अम्ल व क्षार के संतुलन को ठीक रखने में विशेष योगदान देते हैं। ये निम्नलिखित हैं। कैल्शियम दांतों और अस्थियों के निर्माण का कार्य करता है। यह रक्त को जमने में भी मदद करता है। इसके साथ साथ यह अम्ल तथा क्षार के संतुलन को भी बनाए रखता है। कैल्शियम दूध व इससे बने हुए पदार्थों में, अंडे की जर्दी, संतरा तथा हरी सब्जियों में पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। फास्फोरस भी दांतों और अस्थियों के निर्माण में सहायता करता है। फास्फोरस अंडों, मछली, मांस, दूध, यकृत तथा बिना पालिश के चावलों में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होता है। लोहे का शरीर में काफ़ी महत्व है। शरीर में लोहे का विशेष कार्य हीमोग्लोबिन का निर्माण करना है। यह प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स तथा वसा के चयापचय में भी सहायता करता है। शरीर में लोहे की अनुपस्थिति से अनीमिया हो सकता है, रक्त अल्पता भी हो सकती है। लोहे की प्राप्ति का सबसे अच्छा साधन यकृत होता है। इसके अतिरिक्त यह मीट, अंडे, सूखे मेवे व हरी पत्तेदार सब्जियों में भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। आयोडीन थायराइड ग्रंथि की क्रियाशीलता के लिए आवश्यक है। आयोडीन के कमी से घेंघा रोग हो जाता है। इसकी कमी से वृद्धि व विकास रुक जाता है। बच्चा बौना रह सकता है। त्वचा भी मोटी व खुरदरी हो जाती है। आयोडीन की कमी से बालों की वृद्धि नहीं हो पाती। साधारणतया भोजन में इसकी मात्रा में कमी पाई जाती है। आयोडीन समुद्री मछलियों में काफ़ी मात्रा में पाई जाती है। इसकी पूर्ति के लिए आयोडीन युक्त नमक लेना चाहिए। सोडियम अम्ल तथा क्षार में संतुलन बनाए रखता है। यह शरीर में पानी के संतुलन को भी बनाए रखता है। सोडियम मांसपेशियों के संकुचन में भी सहायता करता है। सोडियम साधारण नमक में पर्याप्त मात्रा में होता है। इसके अतिरिक्त यह दूध व इससे बने पदार्थों, मांस, अंडे आदि में भी पाया जाता है। पोटेशियम की कमी से शरीर की मांसपेशियां कमज़ोर हो जाती हैं तथा शरीर में फुर्तीलापन नहीं रहता है। इनकी कमी से एडिसन का रोग भी हो सकता है। यह गाजर, चुकंदर, अंजीर, प्याज, टमाटर, आम, संतरा, केला व सेब में पर्याप्त मात्रा में होता है। सल्फर शरीर की कोशिकाओं के लिए अत्यंत आवश्यक है। सल्फर बालों व नाखूनों के निर्माण में सहायक होता है। सल्फर अंडों, मूली, दालों, गाजर, मटर, पालक, टमाटर आदि में काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। आहार के गैर पोषक घटक अर्थात तत्व। आहार के गैर पोषक घटक या तत्व वे घटक या तत्व होते हैं जो कैलोरी अथवा ऊर्जा उपलब्ध नहीं कराते। फोक अथवा फाइबर, पानी, रंग, सुगंध तथा फफूंदी नाशकों के अवशेष इत्यादि जैसे हजारों ऐसे गैर पोषक घटक या तत्व होते हैं। यद्यपि आहार में बहुत से ऐसे गैर पोषक तत्व भी होते हैं जो अभी मिलना प्रारंभ हुए हैं। बहुत से ऐसे फाइटो रसायन भी हैं जो हमारे लिए लाभदायक हो सकते हैं तथा हानिकारक भी। इनमें से कुछ ऐसे भी होते हैं जो कैंसर जनकों अथवा बढ़ावा देने वाले तत्वों की रोकथाम करते हैं। गैर पोषक घटकों या तत्वों की व्याख्या नीचे दी गई है।
ये निम्नलिखित होते हैं: फाइबर अथवा फोक। फाइबर अथवा फोक का कोई पोषक महत्व नहीं होता। इसके लिए आहार के गैर पोषक तत्वों में शामिल किया जाता है, इसलिए इन्हें आहार के गैर पोषक तत्वों में शामिल किया जाता है। फाइबर या फोक भोजन का अपाचित भाग होता है, या यह भी कहा जा सकता है कि इसे मनुष्य की आंतों के द्वारा पाचित नहीं किया जा सकता। इनमें पानी शामिल होता है। यह भोजन के परिमाण को बढ़ाने के द्वारा आंतों के कार्य में सुधार करता है। यह भूख को संतुष्ट करने में व्यक्ति की सहायता करता है। यह बड़ी आंत के विकारों को ठीक करने में भी सहायता करता है। यह कब्ज को भी दूर करता है। फोक या फाइबर को दो भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है, जैसे घुलनशील व अघुलनशील फाइबर। घुलनशील फाइबर या फोक पानी में घुल सकता है, जबकि अघुलनशील फाइबर पानी में नहीं घुल सकता। घुलनशील फाइबर ब्लड शुगर के उतार चढ़ाव को कम करता है तथा कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। अघुलनशील फाइबर मल को मुलायम करने के लिए अच्छा होता है। एक वयस्क व्यक्ति के लिए प्रायः 30 ग्राम फाइबर की प्रतिदिन सिफारिश की जाती है, अर्थात एक वयस्क व्यक्ति को 30 ग्राम फाइबर लेनी चाहिए। मनुष्यों के लिए दोनों प्रकार के फाइबर या फोक बराबर ही महत्वपूर्ण होते हैं। स्रोत ये किस चीज़ में पाए जाते हैं? गेहूँ, ताज़े फल, जड़ों वाली सब्जियाँ, जौ, मीट के संयोजक, उत्तक व मछली आदि फाइबर के अच्छे स्रोत हैं। जल भी भोजन का एक आवश्यक तत्व है। रक्त में भी 90% जल होता है। जल के द्वारा ही पोषक तत्व शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुँचाए जाते हैं। व्यर्थ के पदार्थों के विसर्जन के लिए भी जल का विशेष महत्व होता है। जल शरीर के तापक्रम को भी नियमित रखता है। हमारा शरीर जल के रूप में प्रतिदिन शरीर के भार का लगभग 2% छोड़ता है। शरीर में जल की कमी की पूर्ति जल पीने के द्वारा तथा अन्य खाद्य पदार्थों को ग्रहण करने से हो जाती है। यह एक स्नेहक के रूप में भी कार्य करता है, त्वचा में नमी बनाए रखता है तथा शरीर की सदमे से रक्षा करता है। रंग यौगिक भोजन अथवा आहार को रंग द्रव्यों के विस्तृत परावर्तन द्वारा अधिक क्षुधावर्धक तथा देखने में आकर्षक बनाया जाता है। फलों तथा सब्जियों में प्राकृतिक रंग द्रव्य पाए जाते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पादों तथा अनाजों के रंग फलों तथा सब्जियों के रंगों की अपेक्षा कम चमकीले होते हैं। फल तथा सब्जियां लाल, संतरी, पीले, हरे, नीले तथा सफ़ेद आदि रंगों की हो सकती हैं। स्वाद यौगिक पोषक तथा गैर पोषक दोनों ही तत्वों से स्वाद उत्पन्न किए जा सकते हैं। कई बार यह ज्ञात कर पाना अत्यधिक कठिन हो जाता है कि किसी विशिष्ट स्वाद का स्रोत क्या है। अम्लीय भोजन का स्वाद खट्टा, जबकि क्षारीय भोजन का स्वाद तीखा या कड़वा होता है। पादप यौगिक रंजकों या रंग द्रव्यों तथा स्वादों के यौगिकों के अतिरिक्त भी कुछ पादप यौगिक ऐसे होते हैं जिनमें गैर पोषक तत्व पाए जाते हैं। जब इन पदार्थों को खाया जाता है तो इनके लाभदायक अथवा हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। बहुत से ऐसे पादप यौगिक हैं जो कैंसर की रोकथाम करते हैं।
पादपों में कई ऐसे हानिकारक पदार्थ भी होते हैं जिन्हें यदि अधिक मात्रा में खाया जाए तो उनके हानिकारक प्रभाव भी हो सकते हैं। कैफ़ीन इसका एक उदाहरण है, जिसे अधिक मात्रा में लिया जाए तो हृदय गति में, आमाशय में से स्रावित होने वाले अम्ल में तथा मूत्र में वृद्धि कर सकता है। भोजन लेने संबंधी विकार, इसमें दो तरह के विकार आते हैं, क्षुधा अभाव तथा अतिक्षुधा। क्षुधा अभाव को एनोरेक्सिया नर्वोसा और क्षुधा अतिशय अर्थात अतिक्षुधा को बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है। भोजन लेने संबंधी विकार, जब कोई व्यक्ति अधिक मात्रा अथवा बहुत कम मात्रा में भोजन खाना प्रारंभ कर देता है तो इसे भोजन लेने संबंधी विकार कहा जाता है। वस्तुतः भोजन लेने संबंधी विकार एक मानसिक बीमारी है जो व्यक्ति के नियमित आहार में गड़बड़ी उत्पन्न कर देता है। भोजन लेने संबंधी विकार के मामले में व्यक्ति या तो बहुत कम मात्रा में भोजन खाना प्रारंभ कर देता है अथवा अत्यधिक भोजन खाने लगता है। भोजन लेने संबंधी विकार व्यक्ति के मानसिक, शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। दोनों ही तरह के, शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। भोजन लेने संबंधी विकार न केवल बहुत अधिक अथवा बहुत कम भोजन खाने से संबंधित है, बल्कि इसमें व्यक्ति को अन्य मानसिक विकारों का भी सामना करना पड़ता है। प्रभावित व्यक्ति अपने वजन तथा शारीरिक बनावट के विषय में सोचने लगता है। वे सामान्यतः डिप्रेशन अर्थात अवसाद में चला जाता है तथा प्रायः दूसरे लोगों की उपस्थिति में भोजन खाना पसंद नहीं करते। वे अत्यधिक कम मात्रा में भोजन कर सकते हैं क्योंकि वे अपने शरीर के भार को कम करना चाहते हैं। यद्यपि चाहे वे पहले से ही दुबले पतले क्यों न हों, वे प्रायः अन्य मानसिक विकारों जैसे अवसाद एवं चिंता आदि मानसिक विकारों का शिकार हो जाते हैं। ऐसे व्यक्ति उदास रहते हैं तथा अकेला अनुभव करते हैं। अत्यधिक युवा व्यक्तियों में भोजन लेने संबंधी विकार हो जाने से उनकी वृद्धि तथा विकास अवरुद्ध हो सकता है। उनकी मृत्यु तक समय से पूर्व हो सकती है। भोजन लेने संबंधी विकार पुरुषों तथा महिलाओं दोनों को प्रभावित करते हैं, किंतु ये विकार सामान्यतः महिलाओं में ही अधिक पाई जाती है। भोजन लेने संबंधी विकार प्रायः किशोरावस्था के दौरान उत्पन्न होते हैं, किंतु ये बाल्यावस्था के दौरान भी उत्पन्न हो सकते हैं। भोजन लेने संबंधी विकारों से प्रभावित कई सामान्यतः विभिन्न जटिलताओं से ग्रस्त होते हैं, जैसे कुपोषण तथा इलेक्ट्रोलाइट असंतुलन। भोजन लेने संबंधी विकार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जैसे क्षुधा अभाव जिसे एनोरेक्सिया नर्वोसा कहा जाता है तथा अतिक्षुधा जिसे बुलिमिया नर्वोसा कहा जाता है। ये भोजन लेने संबंधी विकारों का प्रभावी रूप से उपचार किया जा सकता है। क्षुधा अभाव या एनोरेक्सिया नर्वोसा यह एक प्रकार का भोजन लेने संबंधी विकार है जो सभी आयु वर्ग की महिलाओं तथा पुरुषों को प्रभावित कर सकता है। जो व्यक्ति क्षुधा अभाव अर्थात एनोरेक्सिया नर्वोसा से पीड़ित होते हैं, वे अपना भार कम करना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें अपना भार बढ़ जाने का भय सदा बना रहता है। ऐसे व्यक्ति उनके द्वारा लिए जाने वाले भोजन की मात्रा अत्यधिक कम कर देते हैं, जिससे वे खतरनाक रूप से पतले हो सकते हैं। क्षुधा अभाव न केवल शरीर अपितु मस्तिष्क को भी प्रभावित करता है।
इस प्रकार के भोजन लेने संबंधी विकार में प्रभावित व्यक्ति हर समय केवल भोजन, अल्पाहार तथा शरीर के भार के विषय में ही सोचता रहता है। उनके मन में शरीर की एक विकृत छवि होती है। अन्य व्यक्ति प्रायः उनसे कहते हैं कि वे अत्यधिक दुबले हो जाएं, किंतु वे इस पर विश्वास नहीं करते। वे दर्पण के सामने जाते हैं तथा अपने मोटापे को देखते हैं। जीवन उनके लिए एक दुष्कर काम हो जाता है। भार कम करने के लिए वे किसी भी सीमा तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। क्षुधा अभाव अर्थात एनोरेक्सिया नर्वोसा प्रायः किशोरावस्था में प्रारंभ हो जाता है तथा पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में अधिक पाया जाता है। यदि शीघ्र ही इसका उपचार न किया जाए तो यह एक आजीवन बनी रहने वाली समस्या बन जाती है, अर्थात इससे पीछा नहीं छुड़ाया जा सकता। समुचित उपचार के अभाव में यह भूखमरी सहित हृदय रोगों तथा गुर्दों की क्षति जैसी कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं उत्पन्न कर सकता है। क्षुधा अभाव के प्रकार। क्षुधा अभाव दो प्रकार का होता है, सीमित तथा परिष्करण। सीमित क्षुधा अभाव। इस प्रकार के क्षुधा विकार में भोजन में ली जाने वाली कैलोरियों की मात्रा को सीमित करके भार को कम कर दिया जाता है। इस प्रकार के विकार से प्रभावित लोग कठोर अल्पाहार के द्वारा, उपवास एवं अत्यधिक व्यायाम द्वारा शरीर के भार को कम करते हैं। परिष्करण क्षुधा विकार। इस प्रकार के क्षुधा विकार में उल्टी अथवा रेचक औषधि एवं मूत्रवर्धक औषधियों द्वारा शरीर के भार को कम कर दिया जाता है। अर्थात जो व्यक्ति खाना खाता है, खाना खाने के बाद किसी न किसी प्रकार से खाई हुई वस्तु को बाहर निकालने का प्रयास करता है ताकि उसका मोटापा बढ़े नहीं, यानी एक तरह से खाना खाने के बाद उल्टी करना। क्षुधा अभाव के कारण। यह कहना आसान नहीं है कि क्षुधा अभाव अथवा किसी अन्य प्रकार के भोजन लेने संबंधी विकार का क्या कारण है, अर्थात इसका कारण का भी कोई विस्तृत पता नहीं चल पाया है। वस्तुतः यह एक अति जटिल स्थिति है जो बहुत से सामाजिक, मनोवैज्ञानिक तथा जैविक कारकों पर निर्भर करती है। इन कारकों के अतिरिक्त कई अन्य कारक भी हो सकते हैं, जैसे पारिवारिक वातावरण, आत्मसम्मान की कमी तथा व्यक्तिगत गुण आदि सामान्यतः क्षुधा अभाव के कारण हो सकते हैं। इनके कारण निम्नलिखित हो सकते हैं: मनोवैज्ञानिक कारण, सामाजिक कारण, जैविक कारण आदि। इनके लक्षण। क्षुधा अभाव से पीड़ित व्यक्ति इस बात से मना करते हैं कि उन्हें कोई समस्या है। वे अपनी आदतों को छिपाने का निरंतर प्रयास करते हैं। यही कारण है कि मित्रों तथा परिवारों के सदस्यों द्वारा चेतावनी के सूचकों को जाना पाना कठिन हो जाता है। इनके निम्नलिखित लक्षण दिखाई दे सकते हैं: शरीर के भार में अत्यधिक कमी, मोटापे की भावना, अल्पाहार दवाओं तथा रेचक औषधियों का प्रयोग, अत्यधिक व्यायाम, भोजन करने की विचित्र परंपरा, खाने का दिखावा करना, दुबले होने के बावजूद अल्पाहार करना यानी डाइटिंग करना, भार बढ़ जाने का भय अर्थात वजन बढ़ने का हमेशा भय इन्हें सताता रहता है। कैलोरियों के प्रति अत्यधिक सावधानी, ज़्यादा कैलोरी न लें इसके प्रति अत्यधिक सावधानी, हमेशा यही प्रयास रहना कि कम से कम कैलोरी ली जाए ताकि मोटापा न बढ़े। डील डॉल के विषय में अधिक चिंतित रहना।